दिलीप जी एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे। अब प्रौढ़ अवस्था में दिलीप और वसुधा जी को एहसास हो रहा था कि सुख क्या होता है। उनकी जवानी तो संघर्ष करते गुजरी थी, कभी पैसे की किचकिच, कभी बच्चों की समस्याएं। घर के कामों के बोझ से लदी फदी वसुधा को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए दिलीप जी भी ओवरटाइम किया करते हैं, अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपये जमा करते हैं। वसुधा भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट में गुजारा करती थी। रिटायर होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया, पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। दिलीप जी ने बचत के रुपयों से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधों से सजे धजे लॉन में बैठने का उनका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा आनंद की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सब कुछ दिलीप की नौकरी में रहते हुए ही हो चुका था। बेटी राधिका पति व बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही थी। विवाह पश्चात आनंद का ट्रांसफर बेंगलुरु में कर दिया गया। न चाहते हुए भी आनंद को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां शिफ्ट होना पड़ा। पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में बेटी राधिका नाती नातिन को लेकर उनके यहाँ आई थी, पर इस साल राधिका को ऑफिस से छुट्टी न मिलने पर वो नहीं आ सकेगी। ऐसा फोन करके कुछ दिनों पहले ही सूचित करती। इस साल दिलीप जी और वसुधा जी ने सोचा कि क्यों ना आनंद के घर इस बार चले जाते हैं। हर बार तो बेटी हमारे यहाँ आती है और इस बार मौका भी है कि अपने पोते पोती से मिलकर आने की, नहीं तो बहू तो कभी उन दोनों को लेकर यहाँ आते भी नहीं है। काम ही इतना होता है घर में पापा जी कि टाइम नहीं मिल पाता है जो मैं लेकर आऊं। उन दोनों के भविष्य गढ़ने के लिए उन्हें अभी से स्विमिंग, कराटे और चित्रकला के क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया है, इसलिए टाइम नहीं होता कि आपके वहाँ कभी लेकर जाऊं। ये सब बातें बहुत स्वाति उनसे कहती जब पोता अपने दादाजी से फोन पर बातें करने की जिद करता। गर्मियों की छुट्टी में दिलीप और वसुधा जी बेटी के घर उनसे मिलने के लिए गए। दादाजी और दादी जी को अपने घर में आते ही पोता चिंटू और पोती रिंकी की खुशियां और भी कई गुना बढ़ गई। दादाजी ने उन दोनों को रिमोट का उपहार स्वरूप दिया। उसे पाकर वे अत्यंत खुश थे। रात के सोने के समय चिंटू और रिंकी दोनों दादा दादी के कमरे में सोने का जिद करते, तब स्वाति उन्हें डांटते हुए कहती कि बेटा, तुम लोग उनके कमरे में सोने के बहाने बदमाशियां करोगे, इसलिए तुम्हें वहां नहीं सोना है। उन्हें विश्राम की जरूरत है, इसलिए तुम लोग हमारे कमरे में चुपचाप जाकर सो जाओ। तभी वसुधा जी कहती, बेटी, उन्हें हमारे पास सोने दो, कुछ ही तो दिनों की बात है, फिर हम जब चले जाएंगे तो वो तुम्हारे साथ ही सोएगा। फिर चिंटू और रिंकी दादाजी से कहानियां सुनते हुए सो जाते हैं, पर दिलीप जी को नींद नहीं आती। वो बार बार वसुधा जी से यह सवाल करते कि आज तो बेटा बहू उनसे अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, पर क्या आगे भी इसी तरह से वे उनका साथ देते रहेंगे। रिश्तेदार और दोस्त तो कहते थे कि बेटा ट्रांसफर लेकर दूसरे शहर चला गया है तो वो बदल जाएगा, आप लोगों को यहाँ अकेले ही जीवन गुजारना पड़ेगा। क्या यह सब बातें अब सच होगी? उस दिन आते समय जब पड़ोस के शर्मा जी से मिला था तो उनका मुरझाया चेहरा देखकर मैंने जब पूछा तब वे रोते हुए बोले थे, बड़े शौक से मैंने बेटे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए 20 से 30 लाख रुपए खर्चा किए थे। वो तो आज डॉक्टर बन गया, पर शादी के बाद वो इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे आंखों के ऑपरेशन के लिए जब मैंने उससे कहा तो उसका जवाब सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। बाबूजी, आपके बैंक में तो अभी तक 5 लाख की एफडी पड़ा हुआ है, उसे आप तोड़कर अपना इलाज करवा लीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके इलाज में कोई सहायता कर सकूं। शादी के बाद तो घर के खर्चे और भी बढ़ गए हैं। कहते कहते शर्मा जी का गला भर्रा गया था। तब दिलीप जी ने ढाढ़स बांधते हुए कहा था, आपने तो उसे उच्च शिक्षा दिलवा कर ही गलती किया। आज उसको आपकी अहमियत का ज्ञान ही नहीं है। यदि उस समय आपने उसे किसी साधारण कॉलेज में भर्ती कराया होता तो उसे नौकरी ढूंढने के लिए ठोकरें खानी पड़ती और उसे एहसास होता कि किस तरह आपने पाई पाई जोड़कर उसके कॉलेज फीस भरे हैं। पैसे के मोह से आपका बेटा अंधा हो गया है, इसलिए डॉक्टर होते हुए भी करोड़ों की कमाई करके भी आपसे इलाज के पैसे मांग रहा है। जो पूत अपने
पिता को ही सहारा नहीं दे रहा है, उसे तो ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी दुर्दशा ऐसी होगी कि वह कभी सोच भी नहीं सकेगा। ये सब बातें सुनकर वसुधा जी कहती, हमारा बेटा ऐसा नहीं है जी। जब से हम आए हैं तब से ही बेटा बहू दोनों ही हमारे देखरेख में कोई कमी नहीं आने दी है। उस दिन मैं जब बाजार से भारी बैग के साथ घर लौटी तो बहू कहने लगी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है मम्मी जी, मैं तो ठीक हूँ और घर में तो नौकर भी है, मैं उससे कहकर मंगवा लेती। आपने फालतू की इतनी भारी बैग हाथों से उठाने का कष्ट किया। ये सब बातें सुनकर मेरे दिल से बेटे बहू के प्रति जो भी दुर्व्यवहार का संदेह था वह धुल गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन दिलीप सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ बुखार से महसूस कर रहे थे। वसुधा उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? वसुधा घबराकर उनके पास जाकर बोली, आनंद को बुलाती हूँ। नहीं वसुधा, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाएगा। वसुधा चुप हो गई, लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर तक उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती गई और वे एक बार लेटे तो लेटे ही रह गए, फिर वे उठे ही नहीं। ऑफिस से आकर शाम को आनंद अपने माँ बाबूजी के साथ चाय व नाश्ता करता था। जब बाबूजी शाम तक बाहर नहीं आए तो स्वाति कौतूहलवश उनके कमरे में चली गई। वसुधा जी बाबूजी का सिर दबा रही थी। पापा को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है, बुखार है, कहती हुई स्वाति ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर बाबूजी के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है, तभी पापा आज सुबह से ही अस्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। आपने बताया भी नहीं, मैं आनंद को अभी बुलाती हूँ। इतना कहकर स्वाति आनंद को बुला लाई। आनंद जल्दी ही आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ न बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर जल्दी से अपना कार्ड निकालकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। कुछ ही घंटों में वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर घर लौटा। डॉक्टर ने जांच करके कुछ दवाइयाँ लिख दी और उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने के लिए कहा। यह केवल एक मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, पर मैंने जो टेस्ट लिखे हैं उन्हें आप लोग जरूर करवा लीजिएगा, डॉक्टर बोला। दूसरे दिन आनंद ऑफिस से छुट्टी लेकर बाबूजी को क्लिनिक ले गया और वहां पर डॉक्टर द्वारा लिखे गए टेस्ट को करवाया। घर लौटकर बाबूजी ने पेंशन के पैसे उनके हाथ में रख दिए। आनंद और स्वाति उनका यह बर्ताव देखकर बहुत नाराज हो गए। पापा, ये पैसे देकर आप मुझे आपकी परवरिश पर सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं, आनंद बोला। दिलीप को अटपटा लग रहा था कि आनंद उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट देखकर आनंद फिर बोला, पापा, बचपन से मैंने देखा है कि किस तरह आप दादाजी और दादी जी की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। बड़ों का सम्मान करना मैं आपसे ही सीखा हूँ। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे हमारे बच्चे देख रहे हैं और वे वही सीख भी रहे हैं। बड़ों का अनादर कर हम अपने बच्चों से सम्मान और प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, यह सब आपके दिए हुए संस्कार ही तो है। अब आप आराम कीजिए। मैं आपसे कहती थी ना कि हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है, वसुधा भर्राई आवाज में बोली। हमारे दिए हुए संस्कार बुरे कैसे हो सकते हैं? तुमने सुना नहीं उसने अभी क्या कहा? दिलीप जी बोले, केवल उपदेश देकर यह अच्छी बातें सिखाकर बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। जिस तरह हम अपने बड़ों का आदर, मान सम्मान और प्यार देते हैं उसे देखकर ही बच्चे बड़ों का आदर देना सीखते हैं। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होता है उस घर के बच्चे भी वही सीखते हैं। घर में जिस तरह का वातावरण होता है उसे देखकर ही वे अपने बड़ों का साथ व्यवहार करते हैं। अब दिलीप जी और वसुधा जी के मन से उनके बेटे बहू के प्रति नकारात्मक विचार दूर हो गए थे, जिसे रिश्तेदार, दोस्त और शुभ चिंतकों के द्वारा उनके मन में बैठा दिया गया था। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने इस अनुभव को दूसरों से साझा करके उनके बेटे बहू के प्रति प्यार, सम्मान और सकारात्मक विचार भरने का काम करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।